Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, in this lecture we will study another example of partial correlation. Partial correlation will be calculating using the software Excel, but not the formulas, usual formulas. यानी इससे पहले जो हमने लेक्चर्स देखे उसमें पार्शियल कोरिलेशन कैलकुलेट करने के लिए आप सिंपल कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं और उसके थ्रू पार्शियल कोरिलेशन फाइंड आउट करते हैं, या फिर आप मल्टीपल रिग्रेशन फाइंड आउट करते हैं। वो फिट करने के बाद उससे फिर आप रिग्रेशन कोफिशिएंट से पार्शियल कोरिलेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 2 वेज थे। आज हम इस लेक्चर में थर्ड वे देखेंगे कि अगर हम सॉफ्टवेयर के थ्रू कैलकुलेट करना चाहें तो हम किस तरह से कैलकुलेट कराएंगे। Question is taken from the reference book, example 11.5. This is the data set. From the following data, find the linear regression equivalent of x1 on x3 and x2 on x3. Second, find the deviation of observed values of x1 and estimated values of x1 hat. Also, find the deviations of observed values of x2 and estimated values of x2 hat. यानी पहली वाली में आपके पास आएगा x1 माइनस x1 hat, और आपको ये बात पता है कि ये आपका रेजिड्यूल होता है। ठीक है, रेजिड्यूल्स को हम ई से भी डिनोट करते हैं, या आप उसको अगर सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करें तो आप उसको रेजिड्यूल भी कह सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास कैलकुलेट होकर आएगा डेविएशन फॉर्म में। एंड सिमिलरली अगर हम इसको E1 कह दें तो ये आपके पास E2 का डेविएशन होंगी x2 की ऑब्जर्व वैल्यूज़ और x2 का की एस्टिमेटेड वैल्यूज़। इसका जो डिफरेंस है दैट इज रेजिड्यूल्स। कैलकुलेट द पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन दीज डेविएशंस रेजिड्यूल्स, यानी इन दोनों के दरमियान में जो कोरिलेशन है, अगर हम इसको कहें E1 एंड E2, इसके दरमियान जो कोरिलेशन होगी दैट इज पार्शियल कोरिलेशन। ठीक है, तो हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम इसको एक्सेल फाइल, ठीक है, और एक्सेल में देखिए आपके सामने जो डेटा है वो मैंने पहले से एंटर किया हुआ है। सबसे पहले आपने x1 को x3 पे फाइंड आउट करना है रिग्रेशन, ठीक है, और फिर उसका रेजिड्यूल भी कैलकुलेट कराना है। तो डेटा को क्लिक किया, ठीक है, और उसके बाद आपने डेटा एनालिसिस को क्लिक किया, रिग्रेशन, ओके, आपने डिपेंडेंट वेरिएबल लिया, y में लेना है x1, x3 आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, लेबल्स को हमने ओके किया, लेकिन अब आप देखें कि इसमें आपने 2 चीज़ें करनी है। एक तो रेजिड्यूल्स भी स्टोर कराने हैं, तो हमने चेक बॉक्स कर दिया। ठीक है, दूसरा हम ये कहते हैं कि ये जो रिज़ल्ट है हमारे पास इसी स्क्रीन पर नज़र आए, तो हम आउटपुट की रेंज दे देते हैं कि हमारी आउटपुट कहाँ पर आए। ठीक है, इसे क्लिक किया हमने जब आउटपुट रेंज को, तो यहाँ पर आपको रेंज देनी होगी। मैं थोड़ी सी स्पेस रख के ना यहाँ पे आपको रेंज ऐसे सेलेक्ट कर देती हूँ कि यहाँ पे आउटपुट नज़र आए, और ओके कर दिया। ठीक है जी, आउटपुट, अदरवाइज़ वो एक नई वर्कशीट खुलती है और आउटपुट वहाँ चली जाती है। अब आप देखिए कि आपके पास ये कैलकुलेट होकर आ गए। रेजिड्यूल्स नज़र आ रहे हैं, ये नीचे दिए मैं आपको रेजिड्यूल्स, ठीक है ना। अगर हम इसको थोड़ा सा यहाँ से ओपन कर लें तो रेजिड्यूल्स की वैल्यूज़ नीचे कितनी दी हुई हैं, प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ हैं, और उसके बाद थर्ड कॉलम में आपको रेजिड्यूल्स दिए हुए हैं। इन रेजिड्यूल्स को मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, कंट्रोल C, और इसको कॉपी करके इनके पैरेलल यहीं रख देती हूँ, कंट्रोल V। ठीक है, रेजिड्यूल्स इसका कैप्शन भी लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मैंने इसमें थोड़ी चेंज करनी है तो मैं रेजिड्यूल्स 1 कर देती हूँ, ताकि ये याद रहे कि हमारा ये पहले वाले से आया था, मॉडल से। ओके, अब हम क्या करेंगे, दूसरा जो मॉडल है वो फिट करना है x2 और x3। तो कैसे करेंगे? सेम प्रोसीजर, क्लिक डेटा, डेटा एनालिसिस, रिग्रेशन, ओके। अब आपने जो रेंज चेंज करनी है वो आपकी x2, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होगा, इसको चेंज करके हमने x2 दे दिया। ठीक है, इंडिपेंडेंट सेम रहा। आउटपुट रेंज में थोड़ी सी चेंज करूँगी यहाँ पे, वरना तो ये ओवरलैप कर जाएगा पूरा रिजल्ट। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से डिलीट करके, तो जहाँ इसकी आउटपुट ख़त्म हो रही है ना, उससे आगे ही हम इसकी आउटपुट दे देते हैं, ये रेंज। वैसे तो वो जहाँ तक उसकी स्पेस उसे नज़र आएगी वो उसकी आउटपुट दे देगा। ठीक है जी, ये आपके पास उसका रिजल्ट आ गया। ठीक है, ये नज़र आ रहा है, और थोड़ा सा और अगर हम आगे की तरफ ले जाएं तो ये पूरी आउटपुट ये सामने आ रही है। अच्छा, इसकी रेजिड्यूल वैल्यूज़ कहाँ होंगी? ये इसके नीचे। हमने पहले वाले जो फिटेड मॉडल है x1 और x3,
उसके रेजिड्यूल उठा के हमने डेटा सेट के सामने रख दिए। अब हमने क्या करना है, इसके भी रेजिड्यूल्स यहाँ से पिक करेंगे। ठीक है, यहाँ से मैंने कॉपी किए, कंट्रोल सी, और वापस जाके अपने टॉप पे डेटा के साथ थोड़ी सी स्पेस बनाई हुई है, यहाँ पर लिख दिया, कंट्रोल वी। ठीक है, इसको मैं कह देती हूँ दीज आर रेजिड्यूल्स 2। अच्छा, अब आप देखिए कि रेजिड्यूल्स क्या हैं आपके पास, कि पहली वाली जो फिटेड वैल्यूज़ थी, प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ या फिटेड वैल्यूज़, उसका x1 के साथ डिफरेंस, और जो दूसरी वाली फिटेड वैल्यूज़ हैं उसका x2 के साथ डिफरेंस। ठीक है, तो आपके पास ये रेजिड्यूल 1 एंड रेजिड्यूल 2 आ गया। अब आपने अगला स्टेप क्या करना है, पार्शियल कोरिलेशन के लिए ये जो दो डेविएशंस आई हुई हैं आपके पास, रेजिड्यूल्स आर एक्चुअली डेविएशंस, इन दोनों डेविएशंस का आपने सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट दोबारा से रन करना है। ठीक है जी, तो अब हमने फिर डेटा में जाके, अब रिग्रेशन नहीं करना, कोरिलेशन करना है, डेटा एनालिसिस। ठीक है, डेटा एनालिसिस किया आपने, कर्सर जो है अगर ऑलरेडी यूज्ड कॉलम के ऊपर आएगा तो फिर आपका रन नहीं होता है, आपको किसी खाली स्पेस में अपना कर्सर रखना था। तो डेटा एनालिसिस किया, अब कोरिलेट, क्योंकि कोरिलेशन का रिजल्ट जहाँ पर डिस्प्ले होना है उसकी स्पेस उसको चाहिए थी। ठीक है, अदरवाइज़ वो ओवरराइट कर देता उसको। तो यहाँ पे हमने कोरिलेशन को क्लिक किया, अच्छा ओके किया। हमने कोरिलेशन किन के बिटवीन करना है, इन दोनों रेजिड्यूल्स के, तो इन रेजिड्यूल्स की रेंज को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और लेबल्स चूँकि इसमें मौजूद हैं इसलिए लेबल्स भी चेक बॉक्स हुए हैं। इसकी आउटपुट रेंज कहाँ देनी है, इधर ही देते हैं हम। ठीक है, कहाँ पे देंगे, ये जो बिल्कुल इसके नीचे स्पेस है यहाँ पे इसकी आउटपुट करा लेते हैं। आपको पता है इतनी बड़ी आउटपुट नहीं यहीं तक आएगी, चलें ओके कर दिया। ठीक है जी, अब आप देखिए कि आपके पास जो पार्शियल कोरिलेशंस कैलकुलेट होकर आई हैं, किस तरह से। पहले स्टेप में हमने एस्टिमेटेड वैल्यूज़ फाइंड आउट की, पहले मॉडल से, दूसरे फिटेड मॉडल से, दोनों फिटेड मॉडल से आपके जो दो लाइंस आई हैं, उसके बाद आपने उनके रेजिड्यूल्स फाइंड किए और फिर उन रेजिड्यूल्स में कोरिलेशन फाइंड की। कितनी कोरिलेशन आई, 0.8305। ठीक है जी, तो इस तरह से हम इसको यहाँ से आप देखेंगे कॉपी करेंगे अगर, तो ये दो बाकी जो रिजल्ट्स हैं वो तो 1 1 है ना, वो तो आपकी कोरिलेशन है सेम रेजिड्यूल 1 की रेजिड्यूल 1 के साथ। आपने जो वैल्यू पिक करनी है वो 1 रेजिड्यूल 1 की रेजिड्यूल 2 के साथ। ठीक है, RE1E2, और ये कितनी है 0.83। तो इस तरह से भी आप अपनी पार्शियल कोरिलेशन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मैंने स्टेप्स आपके सामने लिखे कि आपको कैरी करने में आसानी हो कि कैसे कैरी आउट करना है। रिग्रेशन, डिपेंडेंट वेरिएबल आपने x1 को लिया, x3 इंडिपेंडेंट, और उसके बाद रेजिड्यूल्स क्लिक करा दिया आपने। अगर नहीं क्लिक करेंगे तो ये नहीं कैलकुलेट होंगे। और सेम आपने फिर इस तरह से कैलकुलेट कराए हैं आपने x2 के साथ, और फिर दोनों वेरिएबल्स याद रखिए इन दोनों को आपको साइड बाय साइड कॉपी करना होगा, नीचे से उठाकर आपने साइड लिख देने हैं। क्योंकि जब हम कोरिलेशन के लिए रन करते हैं तो दोनों वेरिएबल्स को एट द सेम टाइम इनकी रेंज देनी होती है। तो आपने दोनों के रेजिड्यूल्स को एक जगह पे रख लेनी है और उसके बाद फिर उसको कोरिलेशन को यहाँ से कैलकुलेट करा लेना है। ठीक है, ये देखिए आपके दोनों रेजिड्यूल्स सेपरेटली ये इस तरह लिखे हुए थे। एक मॉडल आपका x1 ऑन x3 था, एक x2 ऑन x3 था। उसके बाद आपका जो रिज़ल्ट आया RE1E2। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो आपके पास R12.3 इस तरह से आएगा। ठीक है, R12.3, क्योंकि आपने देखा कि हमने दोनों बार में x3 वेरिएबल जो है उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया। ठीक है, और उसके बाद एक में हमने 1 को लिया और एक में हमने 2 को, और दोनों केसेस में 3 जो है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। तो इसलिए 3 को जो हमने डॉट के बाद लिखना है, तो आंसर जो है वो आपके पास 0.83 आया पार्शियल कोरिलेशन का।